अगर घर में प्रवेश करने के लिए एक से ज्यादा दरवाजे हैं या फिर आपके दरवाजे के ऊपर अलिंद का मतलब क्या है, स्लैब, शेड, अगर ऐसा कुछ बना है आपके दरवाजे के ऊपर तो आपको ऊपर के जो नियम है वो आप पर लागू नहीं होते। तो मतलब कोई नियम ही नहीं है? हाँ, उसका कोई नियम नहीं है। मूल वास्तुशास्त्र कैसा है? कहानी का जो आधार है वो ये कहा जाता है कि वास्तु पुरुष जो है वो औंधे मुंह लेटा हुआ है। हाँ, और सभी देवता उसके शरीर पर लेटे हुए हैं, लेकिन ये कहानी का अधूरा पार्ट है। पंचतत्व और वास्तुशास्त्र का क्या संबंध है? शास्त्रों में पंच तत्वों का वर्णन जरूर है, लेकिन पंच तत्व कार्य कैसे करते हैं इस बारे में कोई भी खुलासा वास्तुशास्त्र के यानी मूल ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं। वास्तु पुरुष मंडल में ये पंच तत्व जो है वो पहले से ही विराजमान है। जब आप कोई भी घर बनाते हो उसमें पंच तत्व पहले से विराजमान होते हैं, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं होता। कर्मों का फर्क पड़ता है आज इंसान के जीवन में? हमारे पिछले जन्म का जो संचित है उसमें से कुछ प्रारब्ध हम इस जन्म में ले आते हैं। प्रारब्ध को घटित होने के लिए दो चीजें जरूरी है जी। एक होती है टाइमलाइन और एक होता है स्पेस, ठीक है, जिसको हम 4 डायमेंशन बोलते हैं। जिस तरीके से धर्म को, ज्योतिष को, वास्तु को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, जो है नहीं उसको दिखा के इतना डर, लोगों में कंफ्यूजन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है ना, जिससे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। निधि, मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 2 सालों से वास्तु शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने के लिए खुला ओपन चैलेंज दे रखा है। पूरे भारत से कोई नहीं आया। नमस्कार। जैसे कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में चल रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार आपको किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊँ जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया हो, जो रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर कर कर आपको समाज को ऐसी चीज़ दें जिससे वाकई में हम लोगों की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट पड़ता हो। मैं इंडस्ट्री से आती हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की, तो वास्तु मैं भी कई सालों से करती हूँ, पर जो मैंने 1-1.5 साल में ज्ञान लिया है वो मेरी आंखें खोलने वाला था, जो मैं बहुत सालों से पढ़ती आई। शायद आप में से भी हज़ारों लोग होंगे जिन्होंने वास्तु जिस तरीके से पढ़ा है और आज जो हम आपको बताएंगे, और ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लाए हैं जिनको जानते तो बहुत कम लोग हैं, पर उनका ज्ञान इतना विशाल है कि अगर आपने एक बार सुन लिया तो आप उनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, जिनसे मैंने भी बहुत ज्ञान लिया और आज भी वो निस्वार्थ भाव से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। विश्व वास्तु के फाउंडर, डेस्टिनी ग्रिड के रचयिता गीतराज विट्ठल जी, जो महाराष्ट्र के कोंकण जिले से आते हैं। कोंकण ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे भारत रत्न लोगों ने पाए हैं, जहाँ से जैसे 8 भारत रत्न मिले हैं तो 4 लोग कोंकण के ही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये चीज़ लेके आए हैं नई वास्तु में, उनको भी शायद वही सम्मान मिले जो बाकी 4 लोगों को मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपको इंट्रो कर पा रही हूँ। लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा है आपसे 1-1.5 साल में, उसने बिल्कुल ही वास्तु की जो रूपरेखा परिपाटी है मेरे दिमाग से बिल्कुल ही चेंज कर दी। तो उसी के विषय में आज मैं चाहती हूँ कि आप एक आम जनता को, आम लोगों को, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस विषय में, तो आप उनके थोड़े से नेत्र खोलें और ये बताएं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो सर, हम जो बात करते हैं मूल वास्तुशास्त्र कैसा है, क्या वैसा ही है जैसा हमें मॉडर्न वास्तुशास्त्र पढ़ाया है या जो हमने अभी तक पढ़ा है? निधि, असल में ऐसा है कि आपको पता है कि मैं संतों की भूमि महाराष्ट्र से हूँ, कोंकण से हूँ, और परशुराम, स्वयं भगवान परशुराम द्वारा निर्मित ये भूमि है। इस भूमि में भारत को लगभग 8 में से 4 भारत रत्न मिले हैं जो महाराष्ट्र में है, जिसमें ज्ञान की सरस्वती लता मंगेशकर जी है, या क्रिकेट का भगवान स्वयं सचिन तेंदुलकर है। तो ये जो खासियत है इस भूमि की, इस परशुराम निर्मित भूमि की, वो जो ऊर्जा है, तो हमारे जीन्स में ही ऐसा कुछ है जो क्रांति लाने वाला और जगत को बिल्कुल अलग कुछ अनुभव कराने वाला है जी। तो यही विषय आज हम लेकर बैठे हैं यहाँ पर। और कई सालों से जिस तरीके से शास्त्रों के विषय में लोगों की चेतना जागृत हुई है, जागरूकता बढ़ी है सोशल मीडिया द्वारा वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों को सही तरीके से लोगों तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में, क्योंकि जिस प्रकार से अज्ञान फैलता चला जा रहा है इन विषयों को लेकर, क्योंकि मूल विषय जो है, मूल जो शास्त्र है, इन बारे में कोई बात नहीं करता। जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जहाँ जाता है, बस उन्हीं बातों को दोहराया जाता है
और आजकल तो ऐसा है कि भाई लोग जो है सारे संसार के विनाश की ही बातें करे जा रहे हैं। सब, हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये समझने लायक है। इसलिए आज हम ऐसे फैक्ट्स को सामने रखेंगे जिससे ना केवल आपका उत्तर भारत, ये पूरा देश हिल जाएगा, क्योंकि ऐसे विषय को हम सामने रखने जा रहे हैं। आज बहुत सारे पहलुओं को छुएंगे शास्त्रों के, और जो गलत फहमी है उनको ज़रूर दूर करेंगे। हाँ सर, वही मुझे लगता है, वही मैं हमेशा कहती हूँ, रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। लोग रील में उलझ के रह गए, रियल लाइफ का जो फैक्ट वो पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या सर मॉडर्न वास्तु का मूल वास्तुशास्त्र से ही संबंधित है? देखिए, मूल वास्तुशास्त्र जो है, आपको इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तुशास्त्र आता कहाँ से है। जी, ठीक है। वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ मूल ग्रंथ है, जिसमें विश्वकर्मा प्रकाश आद्य ग्रंथ माना जाता है, मयमतम उसके बाद, और सबसे रिसेंट काल में जो ग्रंथ बना गया है राजा भोज द्वारा, वो सम्रांगण सूत्रधार। वो बहुत ही रिफाइंड वर्जन है वास्तु का, जिसमें बहुत सारी गलतफहमियों को दूर भी किया गया रिसर्च द्वारा। और ऐसे लगभग 12 से 15 अन्य ग्रंथ हैं जिनमें वास्तु का उल्लेख है। अच्छा। लेकिन मूल ग्रंथ जो है वो विश्वकर्मा प्रकाश ही है। लेकिन जो मूल ग्रंथ है वहाँ से जो वास्तु आता है, और आज जो सारी दुनिया वास्तु के नाम से जानती है, वो वास्तु शास्त्र नहीं जानती, वो केवल वास्तु जानती है। और वो वास्तु मॉडर्न वास्तु हो सकता है या किसी और तरीके से। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई है कि मूल शास्त्र से लोग भटक चुके हैं, और मूल शास्त्र को लोगों ने वैसे नहीं जाना जैसा वो है। चीजें अभ्रंश हो गई, आते आते अभ्रंशित हो गई। सर मूल वास्तुशास्त्र में शुभ अशुभ प्रवेश द्वार का जिक्र है कहीं? हाँ, बिल्कुल आता है। लेकिन वास्तुशास्त्र की जो शुरुआत है वो एक कहानी से होती है। जी। ठीक है। और इस कहानी को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो विविध ग्रंथों में ये कहानी बटी हुई है। ओके। ठीक है। हाँ। लेकिन इसका एक बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप जो है वो विश्वकर्मा प्रकाश में आता है। अच्छा, जो हमारा मूल शास्त्र है। जी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि उस कथा का अधूरा वर्जन है, वो लोगों के सामने है। ओके। वास्तु पुरुष के स्थापित होने की जो कथा है वो विविध ग्रंथों में फैली हुई है। अच्छा। और ये कथा जो है, ये फैलने का जो कारण है वो ये है कि विश्वकर्मा प्रकाश में वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में है। ओके। लेकिन अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि वो पूरी कथा क्या है। तो सर ऐसा क्यों कि उसमें संक्षिप्त में दी और बाकी फिर लोगों को कैसे पता चला? बिल्कुल। इस ग्रंथों के जो रचयिता है, हमें ये भी नहीं पता, हमें लगता है कि वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा द्वारा आया है। जी। लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश के पहले अध्याय में जो शुरुआत है वहीं पे कहा गया कि वास्तुशास्त्र सबसे पहले भगवान शिव के मुख से आया। फिर वो गर्ग मुनि तक पहुंचा, उनके बाद पराशर मुनि तक पहुंचा, पराशर मुनि द्वारा बृहद्रथ तक पहुंचा, बृहद्रथ द्वारा विश्वकर्मा को कहा गया, और स्वयं विश्वकर्मा ने वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण को वास्तु के विषय में बताया। ओके। और इस कहानी को रचने से पहले ये जो परंपरा है ज्ञान को आगे देने की, ये ऋषियों द्वारा हुई है। लेकिन ये तब तक ऋषियों तक थी जब तक विश्वकर्मा के पास था। लेकिन विश्वकर्मा जी ने इसको जगत के कल्याण के लिए इसको सामने प्रकट कर दिया। ओके। सबके सामने ये आया, रख दिया। और इसलिए इस कथा को समझने के लिए पहले ये श्रृंखला समझनी जरूरी है कि आया कहाँ से है। ओके। तो सर इसमें कुछ अशुभ शुभ प्रवेश द्वार भी तय किए गए हैं उसमें विश्वकर्मा में? विश्वकर्मा प्रकाश में शुभ अशुभ तो है ही, लेकिन वो किस आधार पर किए गए ये बेहद जरूरी है। अच्छा, आधार अलग है। आधार है अलग। जैसे कि कहानी का जो आधार है वो ये कहा जाता है कि वास्तु पुरुष जो है वो औंधे मुंह लेटा हुआ है। हाँ, और सभी देवता उसके शरीर पर लेटे हुए हैं। लेकिन ये कहानी का अधूरा पार्ट है। सर ये क्या बात हुई, हम तो आज तक यही पढ़ते आए हैं। नहीं, कहानी ऐसी नहीं है। अच्छा। हाँ, अंधकासुर को मारने के बाद भगवान शिव के माथे से जो पसीने की बूंदें गिरी, उसमें से एक महाभूत प्रकट हुआ। अब जब महाभूत शब्द आया है तो महाभूत विचित्र क्रीचर की बात हो रही है। यहाँ पर कोई भगवान प्रकट नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई देवता प्रकट नहीं हुए है, यहाँ पर अजीबोगरीब महाभूत प्रकट हुआ है। तो ये प्रकट होने के बाद इसने अपनी व्याकुलतावश भूख लगने के कारण भगवान शिव को धारण किया आराधना के थ्रू। अच्छा। हाँ, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे वरदान पाया कि मुझे अपनी भूख मिटानी है। तो भगवान शिव ने उनको तथास्तु करके जो भूख मिटाने के योग्य है वो तो खा लो, ऐसा उसको वरदान दे दिया। फिर उसने सारी चीज़ें एक एक करके, सबसे पहले तो उसने अंधकासुर की लाश खाई
हाँ। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू करी, उससे सभी देवता डर गए कि ये विचित्र प्राणी अगर एक एक करके चीजें खाने लगा और इसकी भूख मिटी नहीं तो ये पूरी संसार को खा जाएगा, तो क्यों करे। तो सभी देवता जो है वो डर के मारे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, ये भगवान शिव ने क्या कर दिया, अब इस क्रीचर को कैसे रोका जाए, ये जो महाभूत है इसको कैसे रोका जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करे, सभी देवता एक साथ होकर उसको क्या करे, गिरा दो। अब गिरने तक की जो कहानी है, जब वो देवताओं द्वारा गिराया गया तो वो मुंह के बल गिरा। हाँ, उल्टा ही ऐसे ही गिरेगा। यहां तक की कहानी सबको पता है और सबको लगता है कि गिरने के बाद वो स्थापित हुआ। ये कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। जब वास्तुपुरुष गिरा, उसके नेक्स्ट जो श्लोक आता है वो आता है कि वो गिरा हुआ वास्तुपुरुष ब्रह्मा जी के पास चला गया और ब्रह्मा जी को पूछता है कि मेरा कोई भी कसूर ना होने के कारण भी, मेरा कोई भी अपराध ना होने के कारण भी ये सभी देवता मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि अगर तू भूमि पर ऐसे ही लेटा रहता है तो तेरी भूख शांत करने के लिए मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब भी घर, भवन, वास्तु, शहर, नगर, किला, दुर्ग, तालाब, पानी का कोई भी स्रोत जब बनाया जाएगा, सबसे पहले तेरी पूजा होगी और तुझे भोग चढ़ाया जाएगा और तेरी भूख शांति की जाएगी। ऐसा सुनकर वो वर पाकर वो वास्तुपुरुष लेट गया। अब वो लेटा कैसे, यहां पर सबसे बड़े सरप्राइज है, क्योंकि वो तो उल्टा ही लेटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जो लेटने की जो प्रक्रिया है वो अलग है। इसके लिए आपको वास्तुपुरुष का वर्णन जानना होगा। अब विश्वकर्मा प्रकाश में तो वास्तुपुरुष दिखता कैसा है इस बारे में कोई जिक्र नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। हाँ। तो असल में ये उल्लेख आता कहाँ है, तो ये आता है मय द्वारा लिखे हुए मयमतम ग्रंथ में। केवल 3 शब्दों में वास्तुपुरुष का वर्णन किया है, कुब्जा, कुटिलिम, किम कृशम। कुब्जा, कुटिलिम और कृशम। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो कुब्जा है। कुब्जा का मतलब क्या है, हम्प बैक, कुब्जा है, ठीक है, पीठ फुली हुई है पीछे। हाँ। से कुटिलिम यानी कमर में झुका हुआ है और कृश यानी हाथ पैर कैसे है, बिल्कुल पतला सा है। कृश है, नाजुक सा है लेकिन विशाल है। तो सोचिए, जो कुब्जा है, जो कमर में झुका हुआ है, जो बिल्कुल पतला है, कृश है शरीर से, अशक्त है, ऐसा प्राणी, ऐसा महाभूत देखकर देवता तो डर ही गए कि ये अब एबनॉर्मल है, ये नैसर्गिक नहीं लग रहा, ये अजीबोगरीब है। तो सभी देवता उस कारण से डरे थे। सर, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। आज तक जो हमने पढ़ा, हमने हमेशा यही पढ़ा कि बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत अच्छा एक देवता है। आपने कहा महाभूत, हमने पढ़ा देवता है जी। एवरीवन लाइक कि देवता है। अब वो आप कह रहे हो कि सबसे पहले अंधासुर की उसने लाश खाई, बॉडी उसी खाई, तो वो तो राक्षस ही हो गया बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग। ग्रंथ में स्पष्ट कथा में ही उल्लेख है कि महाभूत व्यवस्थितम, कि वो महाभूत था। अब भूत कैसे होगा? तो सर, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, पर जिन्होंने हमें पढ़ाया वो तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो गया। इस पॉडकास्ट को देखने वाले दुनिया में पहली बार वास्तुपुरुष का वर्णन शास्त्रों में दिया है, तो वो कैसे दिखता है इसकी तस्वीर जरूर देखेंगे। हाँ सर, मैं जरूर इस पॉडकास्ट के द्वारा वो जरूर हम पूरे भारत को दिखाएंगे कि असल में जिस वास्तुपुरुष का हम चित्र इंटरनेट पे देखते हैं वो वैसा ही है या शास्त्र में कुछ अलग है। तो वो चित्र आपको मिलेगा। और फिर वो वास्तुपुरुष जो है वो जाकर लेटा। कैसे लेटा? तो वो अपनी बाई करवट पर लेटा, मुंह को नीचे गिरा के और ऐसे आकाश की ओर मुंह देख के। क्यों? अब इसका लॉजिक क्या है ऐसा लेटने का? अब मान के चलिए, अगर भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया है कि तुझे भोग मिलेगा, तो खाने के लिए मुंह नीचे होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। हाँ। ठीक है। और वास्तुपुरुष मंडल के जितने भी देवता है, सभी 45 देवता जो है, जो उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर बैठे, तो वो कहाँ बैठे? कोई आंखों पर बैठा, कोई मुंह के अंदर बैठा, कोई हाथों पर बैठा। ठीक है। अगर मुंह के बल अगर कोई लेटेगा तो उसकी आंखों में और उसके मुंह पे कौन बैठ सकता है? कोई नहीं बैठ सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये कथा तब समझ में आएगी जब आप मूल शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करोगे। और ये कथा बिखरी पड़ी है। कहाँ पड़ी है ये बिखरी? विश्वकर्मा प्रकाश में, मूर्त मात्रण में, सम्रांगण सूत्रधार में आपको देखने को मिलेगी। इवन काश्यप शिल्प शास्त्रम में है, बहुत सारे ग्रंथों में है, मयमतम में है। तो अनेक ग्रंथों में कथा फैली हुई है। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि
जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये जगत ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, ये जो मिथ्या है वो फैलता है बहुत ज्यादा। मतलब कलयुग में झूठ का बोलबाला है। बिल्कुल। ये तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया जो हमने आज तक पढ़ा कि उल्टे लेटे हुए हैं उनके ऊपर है। अच्छा, किसी ने दिमाग भी नहीं लगाया कि जब आंख बोला है, मुंह बोला है, तो उल्टे होके कैसे, हाँ, कैसे कोई देवता उस पर विराजमान हो सकती है। तो यही चीजें हैं जो लोग जब मुझसे सुनते हैं। आज पिछले 8 सालों से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ वास्तुशास्त्र, मूल वास्तुशास्त्र, ठीक है। हालांकि वास्तुशास्त्र है, उसका आपके निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आपके डे टू डे लाइफ की जो समस्या है उसका वास्तुशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। ये एक अच्छी ऊर्जा से भारित, अच्छी ऊर्जा से सक्रिय एक भवन के निर्माण का पूरा शास्त्र है। एक एनर्जाइज स्पेस को क्रिएट कैसे किया जाए एनर्जी से भरपूर, उसका ये शास्त्र है। इसका आपके प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं, ये आपके कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है, हाँ चार्ट है, उसको ये कभी भी क्या नहीं कर सकता, ओवरकम नहीं कर सकता या उसके आगे नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे साथ जो भी निजी जीवन में जो भी समस्या घटनाएं होती है ये केवल और केवल हमारे कर्मों का प्रारब्ध से होती है, ठीक है। इसका वास्तु से कोई संबंध नहीं है और वास्तुशास्त्र इसके लिए कभी नहीं बना था। सर, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो मुझे लग रहा है सबसे ज्वलंत टॉपिक जो है वो वास्तुशास्त्र। कोई भी समस्या हो आपके वास्तु में प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो आपके वास्तु में, मतलब जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जी। तो वो मुझे तो आपसे सुन के आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने लोगों के कितने भ्रम टूटने वाले हैं। भ्रम, मैं ब्रह्मस्थान को ही अभी क्लियर कर देता हूँ। भ्रम तो छोड़िए, ये जो ब्रह्मस्थान जो है, जो ब्रह्मस्थान जो ब्रह्म स्थान हो गया, उस बारे में आपको बताता हूँ। अब देखिए, लोगों को लगता है कि ब्रह्मस्थान यानी घर का सेंटर होता है, हाँ, है ना? हाँ, आपको भी लगता होगा। हाँ। तब तक नहीं था जब तक आप मुझसे नहीं मिले थे, ठीक है, तब तक तो नहीं था। लेकिन जब हमने शास्त्र को में देखा कि ब्रह्मस्थान क्या है, वास्तु पुरुष की नाभि क्या है, और घर का सेंटर क्या है, जब हमने तीनों को टैली करके देखा तो ये तीनों अलग चीजें निकली। कैसे? पहले तो वास्तु पुरुष लेटा, ठीक है, ठीक है, सभी देवता उसके शरीर पे विराजमान हो गए उसको जकड़े रखने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहाँ विराजमान है उसके शरीर, वास्तु पुरुष के शरीर के किस हिस्से पर ब्रह्मा जी बैठे? तो वो था हृदय। अगर हृदय पर ब्रह्मा जी है तो क्या वो वास्तु पुरुष का वास्तु का सेंटर हो सकता है? सर, नाभि पे पढ़ा है हमने तो। नहीं, विश्वकर्मा प्रकाश में ब्रह्मा हृदय स्थितः ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी ने कहा अपना स्थान निश्चित किया वास्तु पुरुष के हृदय पर। तो हृदय, अगर वास्तु पुरुष नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में सर और साउथ वेस्ट में पैर, ऐसा लेटा हुआ है, तो हृदय पर अगर ब्रह्मा जी है, जाहिर सी बात है तो सेंटर नहीं है। हाँ, ठीक है। तो क्या वो वास्तु पुरुष की नाभि है? घर का जो सेंटर होता है, क्या वो वास्तु पुरुष की नाभि है? तो इसको भी क्लियर कर देता हूं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक आप क्या करिए, 5 हिस्सों में घर को बांटिए। ठीक है, ठीक है। ऊपर से तीसरा पार्ट और नीचे से दूसरा पार्ट जो है वो होगा वास्तु पुरुष की नाभि। ठीक। एक स्क्वायर में अगर आप ऐसे कंसीडर भी करोगे 5 हिस्से बनाकर, तभी वो घर का सेंटर नहीं आता। इवन विश्वकर्मा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट घर के एक समान 27 पार्ट करिए, और साउथ वेस्ट से 17वां पार्ट जो होगा वो नाभि होगी। हाँ। तो वो भी घर के सेंटर में नहीं आएगा। तो सर, ये जो हम नाभि शोधन नहीं करना चाहिए, इस पे इतना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हर समय। वास्तु में, यानी जो मॉडर्न वास्तु है, आजकल का जो भी वास्तु है, उसमें वास्तुशास्त्र छोड़ के सब कुछ छोड़ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इस दुनिया में पहली बार ब्रह्मस्थान, वास्तु पुरुष की नाभि और एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर, ये तीनों अलग चीजें हैं। ये आज पहली बार लोगों को समझ में आ रहा है। आज सुनेंगे पहली बार तो पहले तो दिमाग चकरा जाएगा कि ऐसे कैसे है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूल वास्तुशास्त्र से भारत के लगभग 99.99% वास्तु विशेषज्ञों का या वास्तु एक्सपर्ट्स का या वास्तु आचार्यों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्योंकि इसके लिए चाहिए आपको संस्कृत का ज्ञान, आपको चाहिए मूल शास्त्रों का अध्ययन, इसके लिए देना पड़ता है समय। जब शास्त्र आपकी उपजीविका का साधन बनता है, तब आप उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हो। उस शास्त्र के लिए कोई योगदान
आप कभी नहीं देना चाहते। तो सर आप कहना ये चाहते हैं कि अभी तक जितना भी हम पढ़े या जितने लोगों ने हमें पढ़ाया, जितने आचार्य हैं, जितने टीचर हैं, उन्होंने किसी ने मूल शास्त्र पढ़े ही नहीं, पर वो तो अपनी क्लासेस में उसमें सब में एग्जाम्पल देते हैं, विश्वकर्मा प्रकाश से है, इससे है, उससे है, हमने तो यही सुना है, यही पढ़ा है। कौन सी पद्धति की बात करें आप? किसी भी पद्धति की बात कर लीजिए आप, कि जो रेमेडीज दे रहे हैं, भाई बेसिक तो सबका सेम ही होगा। भाई नाभि शोधन, उसमें उस किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, अब आप कह रहे हैं नाभि ही डायरेक्शन ही गलत हो गया ये सारा। अब मुझे बताइए, आप जिस टेक्निक की या वास्तु की बात करें, वो असल में कौन सी टेक्निक की बात करें आप? सर मैंने जियो किया, Okay. जियो में अलग पढ़ाया, मैंने मंजूषा ये हीलिंग जो हम जमीन के अंदर वो करते हैं वो जी। करा, पट्टियां पढ़ी सारी, कलर पट्टी अच्छा। तो खैर मुझे कभी कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं आपके हुआ। नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही फेमस हाँ वास्तुशास्त्र की तकनीक है, हाँ, क्या नाम था, भूल गया मैं। महावास्तु। जी। हम्म महावास्तु कभी भी हम्म वास्तुशास्त्र का हिस्सा नहीं था। महावास्तु कभी भी न वास्तु था, न है, न वास्तुशास्त्र कभी बनेगा। क्यों? क्योंकि महावास्तु के जो जनक है या महावास्तु तकनीक के जो निर्माता है खुशदीप बंसल जी, उन्होंने अपने एक कन्फेशन में ऐसा कहा था कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जो महावास्तु है, इसका उल्लेख किसी भी वास्तु के ग्रंथ में नहीं है, किसी भी शास्त्र ग्रंथ में नहीं है, किसी भी संहिता में नहीं है। अच्छा, ये उनकी कल्पना की उपज है। ऐसा उन्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो वो एक अजम्पशन है, वो एक कल्पना पर आधारित सर तो जो तकनीक ये है। 16 डायरेक्शंस जो हम पढ़ते हैं, अच्छा, आगे? जिनमें अलग अलग कलर हैं, ये कलर इसका एंटी है, ये कलर इसके फेवर ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तकनीक की आपने नाम लिया या जो भी है, उस तकनीक में मूलतः बहुत बड़ी खामी है। जी। क्यों? मैंने क्या कहा कि संस्कृत का ज्ञान और मूल शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। अब क्या हो गया है ना, भारत में जितने भी वास्तु ब्रांड्स हैं, उन्होंने ग्रंथों के ट्रांसलेशन पढ़ के वास्तु तकनीक को बनाया। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, भारत में लगभग 30 से 40% वास्तुशास्त्र के जितने भी ट्रांसलेशंस हैं वो गलत है। मतलब उन लोगों ने संस्कृत का ढंग नहीं। से नहीं किया ट्रांसलेट। उदाहरण दूं मैं आपको, बहुत आश्चर्य होगा आपके लिए। ठीक है, आपने प्रवेश द्वार के बारे में पूछा। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। आज बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिन्होंने वास्तुशास्त्र का या जो मॉडर्न वास्तु या सो कॉल्ड वास्तु है, उस माध्यम से नहीं, जो नई नई तकनीकें मार्केट में आई है, अगर उनके अनुसार अपने घर में वो प्रवेश द्वार हाँ, खोलने की, या नॉर्थ ईस्ट का हाँ। जो ढेर सारा पैसा देता है, अगर ऐसा कुछ किया है, हाँ, तो उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसलिए मैं शास्त्र वचन बताता हूं। अब जो प्रवेश द्वार है, इन प्रवेश द्वारों का उल्लेख कहाँ है शास्त्र में? तो वो आता है विश्वकर्मा प्रकाश के 7वें अध्याय में। जी। ठीक है, विश्वकर्मा कहते हैं कि मैं शिखी से, हुताशन यानी जो शिखी देवता है, वहां से शुरुआत करता हूं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पहली देवता, आपके लिए मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में पहली देवता दिति थी। हाँ, है ना? दिति है, हाँ। लेकिन मूल शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में दिति देवता है ही नहीं। तो सर जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में धन के आगमन के लिए दरवाजा खोला था, वो तो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़, मैं इस पॉडकास्ट को देखने वाले जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिज्ञासु हैं, जी, और जो भी आज अपने नाम के आगे वास्तु शास्त्री, वास्तु आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट या वास्तु प्रोफेशनल लगाकर, वास्तु विशारद लगाकर, वास्तुविद लगाकर घूम रहे हैं, वो जरूर ग्रंथ को खोल के देखें। ठीक है, ग्रंथ का नाम है विश्वकर्मा प्रकाश, अध्याय है 7वां, और 7वें अध्याय में एंट्रेंस इफेक्ट को लेकर जो आखिरी श्लोक है उसको पढ़े। पर सर जो आपने ग्रंथ पढ़ा है वही सेम मिलेगा मार्केट में, या कुछ आप कह रहे हैं जैसे ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो? ट्रांसलेशन में गलती है, ग्रंथों के मूल स्वरूप में मतलब अगर ज़्यादा संस्कृत बदलाव में नहीं। वो श्लोक हम पढ़ेंगे वही मिलेगा, तो वही मिलेगा। तो जी। किसी मतलब संस्कृत ज्ञानी व्यक्ति से वो पढ़वा के और उसका अर्थ, सही समझ- अर्थ, और सही अर्थ का है ना, देखिए क्या है ना, ये जो वास्तुशास्त्र में प्रवेश द्वार के जो इफेक्ट्स लिखे हैं, उसके लिए आपको इतिहास, पौराणिक वैदिक इतिहास पता होना जरूरी है। नहीं तो आप ये एंट्रेंस इफेक्ट ऐसे क्यों है, ये कभी भी नहीं जान पाएंगे। यही मैं उदाहरण अभी देने जा रहा हूं, और जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले लाखों लोग हैं, उनका दिमाग चकराने वाला है। और आज की तारीख में ये सबसे बड़ा खुलासा है जी। नॉर्थ ईस्ट में, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न वास्तु या महावास्तु जो भी है,
वो कहता है कि वहां पर दिति देवता है, जी। ठीक है, और उस दिति देवता का प्रवेश द्वार हायर बैंक बैलेंस देता है, ढेर सारा पैसा देता है, ठीक है। 7वें अध्याय में आखिरी श्लोक जो है एंट्रेंस इफेक्ट का, वो श्लोक है कन्या दोषः सदादिते अदितौ धन संचया। इसका मतलब यह है कि दिति पद का जो दरवाजा है वो घर की कन्याओं पर दूषण लगाता है, कलंक लगाता है। अच्छा। और अदिति का जो पद का दरवाजा है वो देता है धन संचय, सेविंग्स। अब गड़बड़ क्या हो गई पता है? विश्वकर्मा ने जब एंट्रेंस इफेक्ट के बारे में लिखा है तो वहां पर क्या किया है, वास्तुपुरुष मंडल के सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। उसमें यम का पहले उल्लेख किया है, पूषा का बाद में किया है, ठीक है, दिति का पहले किया है, आदिति का बाद में किया है। ऐसे 3-4 जगह पर उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने वालों को कुछ नहीं पता, उनको लगा कि भाई जैसे सीक्वेंस है उसी के हिसाब से लगा देंगे, और दिति और आदिति के नाम में तो ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। आज यानी इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा ये है कि जो एंट्रेंस इफेक्ट दिति के लिए लगाया जा रहा है वो असल में आदिति का है, और आदिति के लिए जो एंट्रेंस इफेक्ट है वो लगाया जा रहा है वो है दिति का। ये संस्कृत का ज्ञान ना होने का कारण है, यानी इतनी बड़ी मूर्खता किसी ने कर रखी है। और भारत में 90% वास्तु कंसल्टेंट उसी टेक्निक को और उसे बिना सोचे समझे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। कभी किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करी कि मूल ग्रंथ में यही लिखा है या कुछ और लिखा है। सोचिए ये कितनी बड़ी अमेजिंग बात है। मतलब लोगों ने उसमें से ब्रांचेस बना ली, इंडस्ट्रियल वास्तु अलग है, हाउस वास्तु अलग है, फैक्ट्री वास्तु अलग है, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लाख 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की फीस दे दे के भी वो कोर्सेज किए जा रहे हैं। मतलब बेसिक जहाँ गलत है उस पर किसी ने भी काम नहीं किया। जब शास्त्र, मैंने कहा ना कि जब शास्त्र उपजीविका का साधन बनता है, ब्रेड एंड बटर बन जाता है, तब आप शास्त्र के लिए कोई योगदान नहीं देना चाहते, बस आप शास्त्र को पैसे यूज करना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और यही होता है क्योंकि कायनात जो यूनिवर्स हम कहते हैं वो इतनी होशियार है कि सब वापस ले लेती है। बिल्कुल। तो वो ऐसा है कि वो मूल शास्त्र कभी ना कभी उजागर हो ही जाते हैं। और वो कहता है ना, हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। तो वो जो बड़े बड़े सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री हैं जो खुद को इस भारत के नंबर 1 वास्तुशास्त्री या पता नहीं कौन ये इनको ये कौन देते हैं टाइटल, टैग कौन देता है नंबर 1 और 2 का, इनकी अवस्था है ना, यानी महामूर्ख लोगों में गिनी जाएगी, क्योंकि इनको मूल शास्त्र के विषय में तनिक भी, थोड़ी भी जानकारी नहीं। बहुत अजीब सी बात है सर। एक सवाल मेरा कि पंचतत्व और वास्तुशास्त्र का क्या संबंध है? अगर मैं सच में इस बारे में आपको मार्गदर्शन करूं तो शास्त्रों में पंचतत्वों का वर्णन जरूर है जी, लेकिन पंचतत्व कार्य कैसे करते हैं इस बारे में कोई भी खुलासा वास्तुशास्त्र के यानी मूल ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। उसका कारण ये है कि जिन पंचतत्वों को हम जानते हैं जी, वो पंचतत्व कोई और नहीं, अष्टवसुओं में से पंचवसु है। जैसे कि आकाश तत्व जो है वो प्रभास है, ओके, आकाश से वायु यानी अनिल, वो वायु तत्व है, ठीक है। अनिल से अग्नि, अनल जो ये है पंच वसुओं में से, वो अनिल से अनल अग्नि है, और अनल से फिर आगे आते हैं आप, मेरे ख्याल से आप नहीं आता, भूधर अर्थ एलिमेंट, अर्थ हो गया, धर, और उसके बाद आते हैं आप यानी वाटर एलिमेंट। तो वास्तुपुरुष मंडल में ये पंच तत्व जो है वो पहले से ही विराजमान है। अच्छा, ठीक है। जब आप कोई भी घर बनाते हो उसमें पंच तत्व पहले से विराजमान होते हैं, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं होता, उनका अपना प्रेजेंस ही। सर तो जो हम बात करते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी है, ये यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बढ़ गया है इसको कम कर दो, ये वाटर एलिमेंट बढ़ गया है इसको कम कर दो। देखिए ये जो विषय आया है जी, बैलेंस और इम्बैलेंस का, जी, एलिमेंट्स के, पंच तत्वों के, ये मूलतः आया है मेरे ख्याल से चाइनीज मेडिसिन से आया है। ओके, ठीक है। ये चाइनीज फंक्शुए का भी पार्ट नहीं है। ओके, चाइनीज मेडिसिन की जो 5 एलिमेंट की जो थियरी है उसको हमने अपने भारतीय वास्तुशास्त्र से जोड़ दिया। हम सब जोड़ लेते हैं, बिल्कुल, कोई भी आ जाए सबका वेलकम है। हाँ, क्योंकि वो काली चाय में दूध मसाले डालने का काम तो हमने नहीं किया। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो मूल शास्त्र है उसमें पंचतत्वों का उल्लेख वास्तुशास्त्र
यानी वास्तु पुरुष मंडल के जो 45 देवता है वहां पर किया गया, ठीक है। ओके। और वहां पर देवताओं के रूप में किया है, और वो ऑलरेडी आपके भवन में होते हैं, उनको कुछ किया नहीं जाता, उनको कहीं बाहर से लाया नहीं जाता, ठीक है। उनका अपना भवन निर्माण की प्रक्रिया ही उनके द्वारा है। अगर इस भौतिक जगत में पंचतत्वों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ निर्मित ही नहीं हो सकती, तो वो निर्माण कार्य हुआ है, वो उनकी उपस्थिति ही दर्शाता है। तो उनको अलग से बाहर से लाया नहीं जाता, ना ही उनको सक्रिय या डीएक्टिवेट या एक्टिव किया जाता है या बैलेंस या इम्बैलेंस किया जाता है। तो सर मतलब एक मिथ और ब्रेक हो गया कि 5 एलिमेंट थ्योरी को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, नहीं। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जो हम कहते हैं इम्बैलेंस हो गया इसमें, ये देखिए यहाँ पर थियरी पे प्रश्न चिन्ह है ना कि ये आई कहाँ से। हाँ। पंच तत्वों की जो साइकिल है क्रिएशन की, वो सबसे पहले मुख से किसके आया? वास्तुशास्त्र भगवान शिव के। और पंच तत्वों की थियरी भी सबसे पहले किसके मुख से आई है? भगवान शिव के। शिव स्वरोदय शास्त्र जो है उसका अध्याय 2 जी, उसमें माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि ये सारे ऋषि मुनि, ये सारे ज्ञानी पंच तत्वों को क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं जी, ऐसा क्या है मुझे बताइए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से आकाश। ये है साइकिल। और हम साइकिल कुछ गलत पढ़ते हैं। जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश। हाँ। ये गलत तरीका है। तो मतलब आज ये मिथ भी ब्रेक होगा। बिल्कुल। पंच तत्वों का जैसे आप सोच रहे हो, हाँ, वैसा कोई संबंध है नहीं। इस पर मैंने किताब लिखी है। ये दुनिया की पहली किताब है जो इंडियन मेटाफिजिक्स पर आधारित है, भारतीय तत्व मीमांसा पर आधारित है, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। आपने पढ़ी हो? पहली बार वो किताब जिसने पढ़ी, उनके दिमाग से पंच तत्वों का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो बाहरी था वो हवा हो गया, और जो असली है उस पर लोगों का विश्वास बैठ गया कि हाँ असल में पंच तत्व ऐसे ही कार्य करते हैं। जी। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि वास्तु है या कोई भी प्रॉब्लम है, या हम वास्तु जो कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों को कवर कर लेते हैं, हाँ, या हमें अपने कर्मों के हिसाब से हर चीज़ मिलती है? कर्मों का फर्क पड़ता है आज इंसान के जीवन में? हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे पिछले जन्म का जो संचित है उसमें से कुछ प्रारब्ध हम इस जन्म में ले आते हैं, ठीक है। प्रारब्ध को घटित होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है जी। एक होती है टाइमलाइन और एक होता है स्पेस, ठीक है, जिसको हम 4 डायमेंशन बोलते हैं जी। 4 डायमेंशन की 2 पार्ट है, 50-50%, ठीक है। जो टाइम है उसको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं, और स्पेस को वास्तु के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी स्पेस हो, केवल वास्तु नहीं, कहीं पे भी जहां पर भी आप खड़े हो उस जगह है, वो स्पेस है, ठीक है। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ओके। आप सिर्फ टाइम को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही आप स्पेस को, क्योंकि कोई भी घटना घटित होनी है अगर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो एक विशेष जगह पर होती है। हवा में तो होती नहीं है ना, किसी जगह पर होती है। तो टाइम और स्पेस एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आपके जीवन में जो भी घटना होती है उसके पीछे 4 डायमेंशन काम करता है, टाइम और स्पेस। ओके। उसको हम एस्ट्रोवास्तु भी नहीं कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अच्छा। नहीं तो आप एस्ट्रोवास्तु से जोड़ देंगे। नहीं, टाइम और स्पेस, ठीक है। ज्योतिष और आकाश तत्व का यानी स्पेस का संबंध जरूर है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा एस्ट्रोवास्तु के माध्यम से आज भारत में सिखाया जाता है। ओके। हालांकि हमने अपने कोर्सेज में उसको भी डिबंक किया है कि एस्ट्रोवास्तु जिस तरीके से आपको पता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या क्या अस्तित्व में है ही नहीं ये भी पता चला, जिसको हम पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। और दावा भी करते हैं कि इससे हमें फायदा हुआ है, लेकिन वो फायदा किस कारणवश हुआ है वो अभी भी लोगों को नहीं पता। और यही चीज़ जो है हम अपने डेस्टिनी ग्रिड कोर्स के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं। हाँ सर, वो काम करती है, क्योंकि डेस्टिनी ग्रिड मैंने भी सीखा, तो मेरे पास भी लोग आते हैं कहते हैं ये ऐसे, मैं कहा नहीं मैं अलग थ्योरी से काम करती हूँ, मैं इस थ्योरी से काम ही नहीं करती हूँ। बिल्कुल। तो आज डेस्टिनी ग्रिड सीखे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज वो वास्तु की फील्ड से ऑलमोस्ट यानी 100% बाहर आ चुके हैं। आज डेस्टिनी ग्रिड समझने के बाद जितने भी डेस्टिनी ग्रिड के स्टूडेंट्स हैं और उनके क्लाइंट्स हैं, उनको वास्तु के दोषों से डर नहीं लगता। जो मेहनत की कमाई से 4 दीवारें आप अपने अधिकार की खरीदते हैं, जिस घर को आप सजाते हैं, संवारते हैं और उसमें सुख की कामना करते हैं, उस सुख में भंग डालने वाले जो
लोग हैं जिसको हम सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री कहते हैं, तो वो जो है ना, उनके डर से अब हमने लगभग हजारों लोगों को मुक्त कर दिया है, और ये पूरा भारत डर मुक्त हो जाएगा। हम इस भय से, वास्तु के जो सो कॉल्ड नियम है, मैन मेड, मानव निर्मित, मूल शास्त्र में तो ऐसे कोई नियम नहीं, उनसे हम लोगों को मुक्त, उस डर से ज़रूर मुक्त कराएंगे, और लोगों को ये ज़रूर संदेश देंगे कि आपके मेहनत के पैसों की जो वास्तु है, उसमें आप शांति से, सुकून से रहिए, उसको सजाए सवारे, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये शास्त्र, मूल शास्त्र ही बता देता है। जैसे कि आपने बताया था मुझे कि प्रवेश द्वार का परिणाम होता है कि नहीं, मैंने तो सबसे पहले ये कहा कि प्रवेश द्वार के में गड़बड़ क्या हुई है, लेकिन प्रवेश द्वार के वर्णन के बाद नेक्स्ट जो श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि पदम कदम कृतम श्रेष्ठम द्वार सत्फलदायकम। क्या कहा है? पदम पदम कृतम श्रेष्ठम द्वार सत्फलदायकम, कि वास्तुपुरुष मंडल के जो पद शुभ है, वहां पर अगर आप दरवाजा रखते हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। ओके, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट उसके नीचे जो एक श्लोक आता है, वहां पर ये भी खारिज हो जाता है। क्या कहा गया है? बहुद्वार लिंदिषु च न नियम स्मृतः, यानी अगर घर में प्रवेश करने के लिए एक से ज्यादा दरवाजे हैं, या फिर आपके दरवाजे के ऊपर अलिंद का मतलब क्या है? स्लैब, शेड, या हम उसको छज्जा बोलते हैं। हाँ। ठीक है। अगर ऐसा कुछ बना है आपके दरवाजे के ऊपर, तो आपको ऊपर के जो नियम है वो आप पर लागू नहीं होते। तो मतलब कोई नियम ही नहीं है। हाँ। जो शुभ अशुभ का जो परिणाम है, उसका कोई नियम नहीं है। ठीक है। आप वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे रहस्य उजागर होंगे, तो जिस डर के कारण आप वास्तुशास्त्र में गए थे, वही वास्तुशास्त्र आपको डर से बाहर भी निकाल देगा। सर टेरर है बिल्कुल, मतलब 2-2 दिन की क्लास लोग कराते हैं, वास्तुशास्त्री बन जाते हैं, एंड देन स्टार्टेड प्रोफेशनली। लोग अपने काम, अच्छे बिजनेस छोड़ के इस प्रोफेशन में आ गए। जो बिल्डर्स थे, जो इंटीरियर डिज़ाइनर थे, जिनको वास्तु सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर वास्तुशास्त्र के डर से उन्होंने सीखा, और उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। ना तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर ही रहे, ना वास्तुशास्त्री रहे, ना वो बिल्डर ही रहे, क्योंकि कोई बिल्डर किसी बिल्डिंग को लेता है, जगह लेता है, इन्वेस्ट करता है, इतनी मेहनत करता है, और उसके बाद कोई आके कह देता है नहीं ये आपको सूट ही नहीं करता, तो वो बड़ा नुकसान है उसके लिए। नहीं, ये तो इसी को तो कहते हैं डर का बिजनेस। हाँ। और ये डर फैलाने वाले आपको सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे। बहुत है सर। हाल ही में आपने किसी के बारे में सुना होगा, मैं उनका नाम भूल गया, क्या नाम था उनका, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले थे, अभी नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले पंकित गोयल जी गए थे, ये इलाहाबादी जी के यहाँ, जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पॉडकास्टर हैं। उसके बाद वो गायब हो गए, जब उनके साथ ये वो जो इंसिडेंट हुआ सारा। अच्छा। हाँ। ओके। तो उसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया, पर सोशल मीडिया पे नहीं, मतलब लोग 2 दिन का कोर्स कराते हैं, 3 दिन आप आइए, आप लाखों रुपए कमाएंगे। मतलब ऐसे सपने, ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में आप ले जाते हो लोगों को। लाख रुपए लेना, 2 लाख रुपए लेना, लाख रुपए इतनी आसानी से मिलते हैं क्या सर? लोग 25-25 करोड़ रुपए फीस मांगते हैं, मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल कहने की बातें हैं। ठीक है। क्योंकि लालच बुरी बला है, और ये जो लत है ना पैसे कमाने की, ये आपको पता है कि ज़बान को हड्डी नहीं होती, तो उसको जैसा चाहो आप मोड़ सकते हो। तो आप 21,000 को 21 करोड़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन डर फैलाने वालों में महावास्तु आचार्य जो आपके पंकित गोयल है, इनका बहुत बड़ा रोल सर। महावास्तु आचार्य, ये तो सिर्फ आचार्य पंकित गोयल नहीं, ये महावास्तु आचार्य पंकित गोयल है। हाँ जी। उन्होंने काफ़ी बड़ा डर आजकल सोशल मीडिया पे फैला रखा है कि ईशान दिशा में टॉयलेट हो तो कैंसर होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं। लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उस डर से भी पूरे भारत को मुक्त कर देंगे जी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि मूल वास्तुशास्त्र का जो ग्रंथ है मैमतम, उसमें ईशान दिशा में टॉयलेट रखने के लिए अनुमति दी गई है। सर, हर कोई यही कहता है नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं, और ये तो छोड़िए, यानी ना केवल टॉयलेट, मानसार ग्रंथ में उत्तर ईशान्य पर्जन्य स्थापिते पचनालयम, यानी मानसार ग्रंथ में ये लिखा है कि आप नॉर्थ ईस्ट पे किचन भी बना सकते हो। तो ये जो करोड़ों की कमाइयाँ हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट का टेरर दिखा के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, आपको कैंसर होगा ही होगा, आप पहले ही रेमेडी ले लो, तो ये सब डर का बिजनेस है। डर का बिजनेस है। हमारे पास सैकड़ों केस स्टडीज है
और वहाँ पर हमने जाके जहाँ पे कैंसर ग्रस्त लोग थे, हमने उनके घरों में चेक किया और हमारे पास लोग कहते हैं हमारे पास 25-30 केसेस है, हमारे पास सैकड़ों केसेस है जिसमें कैंसर तो हुआ है लेकिन किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं था। सर ये आप सोच के बोलिएगा क्योंकि इसके पीछे दिक्कत हो सकती है, लोग आपके पास आ जाएंगे कि ये आप दिखाएं क्या प्रूफ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास 100% है। हम जल्द ही इसी सोशल मीडिया पे आपको ऐसे घरों के होम टूर कराएंगे जहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सालों से रहते लोग, ठीक है। लेकिन ये जो डर फैलाया जा रहा है, शास्त्र, देखिए डर फैलाया जा रहा है, अगर वो शास्त्र में लिखा है तो बात अलग है, उसको विज्ञान का आधार है तो अलग है। लेकिन यहां पर गड़बड़ ऐसी है कि जिस शास्त्र के नाम पर डराया जा रहा है उस शास्त्र में ही नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन बनाने की अनुमति दी गई है। तो पहले तो यहां खत्म हो गया जी, क्योंकि जिसका शास्त्र आधार ही नहीं है तो वो शास्त्र ही नहीं है, ठीक बात। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है यहां पर इसका कोई मतलब नहीं बनता डरने का। दूसरी चीज, क्या मेडिकल साइंस इसको मानता है? तो नहीं, ठीक है, मेडिकल साइंस भी नहीं मानता, विज्ञान भी नहीं मानता कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, किसी के पास नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आपको पता है क्या होने वाला है कुछ दिनों में? क्या करने वाले हैं सर अब आप? देखिए, इस पूरे भारत को अज्ञान रूपी औरंगजेब ने ना जकड़ रखा है, और मैं महाराष्ट्र से हूं। मैं ऐसी भूमि पे हूं जहां पर रायगढ़ किला आता है जी, छत्रपति जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आखिरी सांस ली जी। उस भूमि में हमारे खून में, मराठा है हम लोग, तो हमारे खून में अन्याय के विरुद्ध और अज्ञान के विरुद्ध लड़ने की ताकत है। और इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है शास्त्र के बारे में, इसको हमने थोड़ा सा सीरियसली ले लिया। और यानी मैं आपको बता दूं कि महावास्तु आचार्य पंकित गोयल, इनके जेल जाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया की तैयारी हमने ऑलरेडी कर दी है। सर आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर ली है, क्योंकि अगर शास्त्र के बारे में ऐसी गलत फहमी, विज्ञान के युग में अगर आप ऐसी गलत फहमी फैलाओगे, डर फैलाओगे, उसका परिणाम यही होगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये जो बकवास होती है इस पर अंकुश लगना जरूरी है। सर ये मैं भी मानती हूँ कि जिस तरीके से धर्म को, ज्योतिष को, वास्तु को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जो है नहीं उसको दिखा के इतना डर, लोगों में कंफ्यूजन। हम कुछ बोलते हैं, वो कहते नहीं आप गलत बोलते हो, उपाय तो सब काम करते हैं, उन्होंने ये उपाय बताया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है ना, जिससे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। निधि, मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 2 सालों से वास्तुशास्त्र पर शास्त्रार्थ करने के लिए खुला ओपन चैलेंज दे रखा है। अच्छा। पूरे भारत से कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सभी लोग किसी इंसान की कल्पना पर आधारित वास्तु तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल्पना पर आधारित, शास्त्र आधार पर नहीं आधारित। तो सर आपके पास लोग आते हैं और वो कहते हैं हमने ये पढ़ा है, आप ये बता रहे हो, कैसे सही है? हम उनको शास्त्र, वही शास्त्र ठीक से समझाते कि लिखा क्या है पढ़िए, और वो फिर पता चलता है उनको कि ट्रांसलेशन गलत था। फिर क्या कहते हैं कि हमारे जीवन बेकार हो गया। इतने पैसे हमने खर्च किए, 8-8, 10-10 लाख लोगों को अपने लाखों रुपए हवा होते हुए दिखाई देते हैं जो उन्होंने विविध प्रकार के वास्तु कोर्सेज में खर्च किया है। फैक्ट है सर ये, क्योंकि सत्य ऐसे ही होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, और कड़वा कोई नहीं चाहता, हर कोई मीठा चाहता है, भाई मजा आ जाए। कोई कड़वा अपने से उठाकर मुंह में नहीं डालता, लेकिन सच ऐसे ही होता है। और सच क्या होता है ना, मैं हमेशा एक कहावत कहता हूँ कि सच चप्पल पहनकर तैयार होने तक झूठ गांव घुमाता है, लेकिन जब सच आता है ना तो वह ऐसे स्थापित हो जाता है, तब झूठ के लिए कोई जगह बचती नहीं है। इसलिए हम मूल शास्त्र को सामने लेकर आ रहे हैं, कानून का आधार उसको लेकर आ रहे हैं। आपको पता है मैजिकल रेमेडी एक्ट है भारत में, अच्छा, जिसमें कैंसर जैसे अनेक रोगों का गलत तरीके से प्रचार करना, उसको गलत तरीके से मैजिकल किसी रेमेडी से उसको ठीक करने का दावा करना, और किसी अनसाइंटिफिक चीज से कैंसर होता है इसका दावा करना, ये कानूनी अपराध है। और हमने महावास्तु आचार्य पंकित गोयल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, और जितने भी यूट्यूब चैनल है जहां पर उन्होंने अपनी ये राय रखी है या अपना ये मत प्रदर्शन किया है, उन सभी को हम मुंबई हाईकोर्ट जरूर बुला रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि
सोशल मीडिया का प्रभाव आप जानते हो, ठीक है। भारत में ऐसा हो गया है कि 100 लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो सत्य बन जाता है, और एक इंसान जब सत्य बोलता है तो उस लोगों को झूठ लगता है। ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कानूनी अंकुश जरूरी है ऐसे घटकों पर जो असंतोष फैला रहे, गलत फहमी फैला रहे, भ्रम फैला रहे। ये लोग सनातन के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र धर्म और हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म आज खतरे में है ऐसे सोशल मीडिया नमूनों की वजह से। सर वही बात है, मैं तरंग सर को भी बहुत सुनती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ। Okay. और मैं उन्हें सुनती हूँ, वो भी इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं आप उसको कैसे दिखा के लोगों को भ्रमित कर सकते हो। तो लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, पर चलता है, हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, चलता ही रहता है। अब नहीं चलेगा। देखिए, संतुलन जरूरी है। ये सृष्टि संतुलन से चलती है। आज गलत तरीके से जो फैलाव हो रहा है इन शास्त्रों का, ज्योतिष में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो इनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करना ये हमारी समाज के प्रति हमारा देना है, हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य, बिल्कुल सही चीज़। आज ये पहली बार आपके साथ मैं बैठा हूँ, ये पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। आज ये बात जो हम कर रहे हैं ना, आज भारत में इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन किसी भी पॉडकास्ट पर ये बात नहीं होगी। एंटी फ्लो कोई नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाता। प्रवाह के उल्टी दिशा में कोई नहीं जाना चाहता। हाँ। कोई भी सच दिखाने के प्रयास नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी पर आंच आ जाएगी। ठीक है, तो ये वास्तुशास्त्र अभी फिलहाल भारत में पेट भरने का साधन है। ठीक है, और पेट कैसे भरा जा सकता है? तो भरा जा सकता है केवल और केवल झूठ बोलकर, डर फैलाकर, भ्रम फैलाकर, मिथ्या फैलाकर। सर, जो आपने वास्तु के भ्रम मेरे तोड़े, और मुझे लगता है जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे सब लोग, उनके भी भ्रम ज़रूर टूटे होंगे। पर एक इंडस्ट्री ऐसी रही जिसको इस वास्तु का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा, हमारे बिल्डर्स की, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई, जगह ली, घर बनाए। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि हम इतना कमाएंगे, पर किसी वास्तुशास्त्र की वजह से वो पीछे रह गए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि किस स्पेस पे काम करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ और रियल्टी बिजनेस में यहाँ पर बहुत बड़ा बैकफायर हुई है चीज़ें। हालांकि रियल्टी इंडस्ट्री में वास्तुशास्त्र की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसका रीज़न ये है, पहले तो जो वास्तुशास्त्र मार्केट में फैला हुआ है वो भ्रमित करने वाला है, वो गलत है, मूल शास्त्र वो नहीं है जी। ठीक है। दूसरी चीज़, एक बिल्डर जो होता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, सोचिए कितनी परमिशंस होती है, कितनी जद्दोजहद होती है, फाइनेंस होता है, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, फिर प्रोजेक्ट की ओसी देनी है, सीसी देनी है, बहुत सारी चीज़ें जी। इतनी जद्दोजहद के बाद कोई आकर ये कहे कि ये वास्तु के अनुसार नहीं है तो बिल्डर ने इतनी सारी जो मेहनत करी है, हाँ। उसका क्या? उस पर जो हजारों वर्कर्स ने काम किया, सैकड़ों वर्कर्स ने काम किया, उनका यानी उनकी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट जीरो हो गए। एक आर्किटेक्ट जो इतनी पढ़ाई करता है, ठीक है, कि भाई कैसे प्लानिंग करनी है, वो तो 16 दिशाओं के अंदर अटक जाता है कि मुझे ये यहाँ नहीं दे सकता, मैं वहां नहीं दे सकता। उसकी पूरी शिक्षा, उसका पूरा प्रशिक्षण केवल इन 2-4 नियमों की वजह से धरा का धरा रह जाता है, जिसमें उसने रात दिन मेहनत करी है, प्रोजेक्ट्स भर भर के आर्किटेक्ट बना है, रात जाग भर, यानी रात भर जाग कर इन्होंने अपनी मेहनत करी है और अपने आप को काबिल बनाया। लेकिन एक अनपढ़ 10वीं 12वीं फेल वास्तुशास्त्री बन के किताबें पढ़कर वो पढ़े लिखों को बताता है कि ये गलत है और ये सही है जी। सोचिए इंटीरियर्स वालों का कितना नुकसान हुआ है। वास्तुशास्त्र में 5 रंगों के बाहर आप जा नहीं सकते, क्योंकि 5 तत्वों के 5 रंग और 16 दिशाएं। इंटीरियर डिजाइनर जो होता है उसकी कल्पना शक्ति होती है, क्रिएटिविटी का वो डोमेन है, वहां पर उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। घर का मालिक एक सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री को ले आएगा, वो कहेगा यहाँ पे हरा, यहाँ पे नीला, यहाँ पे पीला, यहाँ पे लाल, यहाँ पे सफेद, 5 रंगों में ये होना चाहिए, 16 दिशाएं हैं, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, वहां वो नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से घर जो है ना प्रयोगशाला सा दिखता है, घर वो घर नहीं लगता। जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं या जिनके घर में रेमेडीज लगी हुई है, ऐसे लोगों को जब अपनी वास्तु बेचनी होती है ना, उनको भी दिक्कतें आती है, क्योंकि जो खरीदने वाला है, जब वो रंग की पट्टियां, टॉयलेट्स में लगी हुई रेमेडीज, पिरामिड्स, ये वो देखता है ना, तो उसको वैसे ही डाउट हो जाता है कि इसमें कोई दोष है, इसलिए बेच रहा है। तो वो प्रॉपर्टीज बिकने में बड़ी दिक्कत आती है। बिल्डर्स को तो है ही, जिनको रीसेल वैल्यू मिलनी है वो भी नहीं मिल पाती वास्तु के चक्कर में। तो क्रिएटिव फील्ड, आर्किटेक्ट की फील्ड और डेवलपर्स की जो फील्ड है, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
केवल एक भ्रमित विषय की वजह से, जो मूल शास्त्र भी नहीं है, केवल कल्पनाओं पर आधारित है। ऐसे विषय की वजह से ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है बुरी तरह से जी। लेकिन हम रियलिटी के जो चैनल्स हैं उनके थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू हम आना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई जिस भ्रम से आप गुजर रहे हैं उससे बाहर आइए। आज घर लेना एक सपने जैसा है। आपने जो पैसे इकट्ठा करे हैं, कमाए हैं, उसको सबसे पहले हक की 4 दीवारियां खरीदिए, उसको सजाइए, संवारिए और सुकून से अपना जीवन व्यतीत करिए। आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, समस्या जो है वो सारी समस्याएं आपकी प्रारब्ध से जुड़ी हैं। प्रारब्ध कर्म, ठीक है, वास्तु का उससे कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स इंटीरियर फील्ड से हैं, आर्किटेक्ट हैं, डेवलपर्स भी हैं। तो यहाँ पर वो जब हमसे ये सारी बातें सुनते हैं तो वो यानी अंदर से तो खुश होते हैं, लेकिन बाहरी जो दबाव है, सोशल मीडिया, कोर्सेस वास्तु के, लोगों की वास्तु के विषय में जो सो कॉल्ड समझ आ गई है, आप घर को नॉक करो तो अंदर एक वास्तुशास्त्री मिल जाता है, सबको पता है। हाँ, सबको पता चल गया, और जो पता चला वो गलत पता चला, और वो उस पे एडमेंट है, वो मानते भी नहीं। और मानते भी नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ दिख गया। मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, आपको कहीं पे कैंसर दिख भी गया, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट घर के एक ही मेंबर को कैंसर क्यों दे रहा है, बाकियों के क्यों मेहर बरसाई हुई है उसने? सोचने वाली बात है। अगर कैंसर देना है और वास्तु सब पे एक जैसा काम करता है तो 4 लोगों को, 5 लोगों को, या घर के जितने सदस्य हैं उन सभी को कैंसर होना चाहिए। लोग इतना कॉमन सेंस भी नहीं इस्तेमाल करते कि अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर किसी दोष ने इफेक्ट देना है तो सबको देना है, एक को ही क्यों पकड़ रखा है? इसका मतलब क्या है? वो उसके प्रारब्ध का हिस्सा है, ना कि वास्तु दोष का हिस्सा। दूसरी चीज ये है कि वास्तु के जो नियम हैं उनको समझने के लिए आपको मूल विषय पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र के जानकार के पास जाना पड़ेगा, और सच में इसका आपके वास्तविक जीवन से कोई संबंध है या नहीं उसको समझना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है उसमें वास्तुशास्त्र के लगभग सारे नियम नलिफाई हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं, वहाँ पर नहीं लागू होते। उसकी वजह से आप अपने मेहनत के पैसों से एक अच्छा घर खरीद सकते हैं और उसमें सुकून से रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हम परफेक्टली वास्तु के हिसाब से तो कुछ घर और कुछ नहीं बना बन सकता, नहीं बन सकता। ये उतना ही सच है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वास्तुशास्त्र के नियम जो बने हुए हैं वो इस आधार पर बने हैं कि वास्तु पुरुष जब यूनिवर्सली वैश्विक रूप में जब लेटा था तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर था उसका और पैर साउथ वेस्ट की तरफ जी, ठीक है। वास्तुशास्त्र के नियम उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पूरे रचे गए। हाँ। लेकिन उसी वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 7वां, उसमें लिखा गया है कि अगर आप अपने लिए एक वास्तु पुरुष स्थापित करना चाहते हैं अपने घर के माध्यम से, तो आपको भाद्रपद मास में नींव की खुदाई खोदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाद्रपद मास में वास्तु पुरुष जब स्थापित हुआ था उस समय कौन सा मुहूर्त था? भाद्रपद मास था, मतलब पितृपक्ष। भाद्रपद मास में आपको वास्तु पुरुष का सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। जब आप नींव की खुदाई करेंगे तो फिक्स हो जाएगा आपके घर में, और फिर आप वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आगे की रचना कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपका घर की नींव की जो खुदाई है वो किसी अन्य महीने में, अन्य मास में अगर बनी है, तो वास्तु पुरुष की मूवमेंट वैसी होगी, सारे देवता वैसे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। सर तो यहाँ तो पितृपक्ष में कोई काम ही नहीं होता। यही तो मजे की बात है। इसलिए भारत में वास्तुशास्त्र जो है वो भारत के 99.99% घरों पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है वो है वास्तु पुरुष का सर। हाँ। और इस पर आधार और उस पर विराजमान सभी देवता। हाँ। सर घुमा, पोजीशन घूमी तो सभी देवता रोटेट हो गए। हाँ। ठीक है। नींव की खुदाई, आपको पता है आपके घर की नींव की खुदाई कब हुई थी? सर जनवरी में हुई थी मेरी तो। जनवरी में भाद्रपद मास तो नहीं आता। नहीं था। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि आपके घर का वास्तु पुरुष आपको ही नहीं पता और आप वास्तुशास्त्र के नियम अपने घर में लगाए जाए। ओह माय गॉड। तो ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए भारत में वास्तुशास्त्र जो है वो लागू नहीं होता, उसका यानी मूल विषय लागू नहीं होता, मूल शास्त्र लागू नहीं होता जो विश्वकर्मा द्वारा बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कंडीशन है कि अगर आपका नींव की खुदाई जो है घर की, अगर वो भाद्रपद मास में हुई है, तभी आपको वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा और सभी देवता उन दिशा में आपको सीक्वेंस मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो सारी सीक्वेंस गलत और आपका सारा सब कुछ किया करा है गलत। तो इतना अज्ञान फैला हुआ है इस विषय में, और ये दूर करना यानी इसकी कोशिश हम करके रहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उसको पूरी तरह से करके रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं
कि जिन ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर इन विषयों को हम तक पहुंचाया है, हजारों सालों से ये विषय जिंदा है, सरवाइव किया है, क्योंकि इनके अंदर कुछ है। तो वो अगर हमने ऐसा नहीं किया, उसको जतन नहीं किया, उसको सुरक्षित नहीं रखा, उसको मिलावट होने से नहीं बचाया, तो हम उन ऋषि मुनियों के प्रति हमारा क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा, अपराध हो जाएगा कि हमें समझ थी, हमें भाषा की समझ थी, हमें ज्ञान था, लेकिन हमने नहीं किया जानबूझ के। क्यों? क्योंकि केवल हमें पैसे कमाने थे। सर, ये बहुत अनोखी बात आपने कही। जितना मैं आपको जान पाई हूँ इतने समय में, लोगों को बहुत फीस ओरिएंटेड होते हैं कि इस कोर्स की फ़ीस इतनी है, इस कोर्स की फ़ीस इतनी है। और आपने 80 स्टूडेंट आप उस दिन जिक्र कर रहे थे, और आपने कहा कि मैं अब नया बैच जब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे ये स्टूडेंट उस लेवल पे नहीं आ जाते जिससे उन्हें 100% रिजल्ट मिले। तो ऐसा मैंने नहीं सुना किसी टीचर को कि उसको बिल्कुल भी लालच ही नहीं है पैसों का, फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल है। तो अब जो आपसे लोग सवाल करने वाले हैं, जो जुड़ने वाले हैं, वो पूछने वाले हैं कि सर मैंने भी आपसे कई महीने पहले कहा था सर मुझे डेस्टिनी ग्रेड करा दो, आप बोले ऐसे नहीं कराऊंगा, ऑनलाइन जब कोर्स बनेगा तब आप आना। जी बिल्कुल। तो आपको जो लोग नए सीखना चाहते हैं आपसे, बट ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट के बाद बहुत क्वेरी आएंगी, लोग पूछेंगे कि ये क्या नई चीज़ है जो आपने इन्वेंट की है, कुछ सवाल भी होंगे। तो उन स्टूडेंट्स को आप आगे अभी लेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी है आगे इस विषय को लेके जाने की? निधि, मेरे स्टूडेंट जो है वो मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है जी। ठीक है। वो ना केवल एक विषय को मुझसे सीखते हैं, बल्कि उस विषय को अनुभव भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, और अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने हित चिंतकों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं जी। अगर उनको तीनों स्तर पर अगर ये विषय परिपूर्णता से अगर दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं होता, तो फिर वो कहीं ना कहीं अधूरा है। इसलिए मैंने अब तक जितने पिछले साल भर में जितने भी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स को मैं अलाउ करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि आज लोगों को रेमेडीज़ और उपाय का बहुत बड़ा एक तरीके से चस्का खेले, हाँ। ठीक है, वो बहुत बड़ी लत लग चुकी है। हाँ। और बिना रेमेडी के उनके लिए कोई भी शास्त्र आज संभव नहीं है, चाहे वो ज्योतिष हो या वास्तु हो। तो उनके लिए रेमेडीज रहित, यानी जिसमें रेमेडीज नहीं होती लेकिन रिजल्ट आते हैं, हाँ। ऐसा विषय सीखना उनके कल्पना के परे है। जी। इसलिए जो लोग क्यों का सवाल जिनके मन में है कि क्यों हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा, हम वास्तु पढ़ लिया, हमने अनेक कोर्स कर लिए, बहुत सारे ढेर सारे लोगों से सीख लिया, फिर भी हमें जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, तो ऐसा क्यों? तो वो क्यों जिसके पास है वो सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और आगे भी बनेंगे, ढेर सारे बनेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो कुछ समय के लिए, अभी एक एग्ज़ाम भी होने जा रही है डेस्टिनी ग्रेड की, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स उत्तीर्ण होंगे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, फिर हम नए स्टूडेंट्स आगे बनाएंगे। ओके सर, जो अभी तक हमने वास्तु की बात की उसमें आपने मेरे कई सारे मिथ तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, मेरे क्या हज़ारों लोगों के ब्रेक कर दिए। सर, हम वास्तु की जो बात करते हैं, ये वास्तु शायद आम इंसान के लिए था या नहीं था, या ये किसी विशेष पर्पस के लिए बना था जो हमने तोड़ मरोड़ के एक आम इंसान की प्राइवेट पर्सनल लाइफ में घुस गया है कि अगर आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम है तो वास्तु की वजह से? ये सच है कि ये आम इंसान के लिए है? निधि, आप जब मूल शास्त्रों को पढ़ोगे ना जी, तो आपको पता चलेगा कि ये शास्त्र जो बने थे ना, ये ऋषि मुनियों द्वारा बने और किसी विशेष वर्ग के लिए बने। जी, जैसे कि मैमतम पढ़ेंगे, विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक देश में 4 घटक होते हैं, ठीक है, और जिस समय इनको रचा गया, लिखा गया, उस समय राजाओं का राज था। अच्छा, ठीक है, तो उसमें लोकतंत्र नहीं था, राजा राज करते थे, और राजा के अनुसार ही प्रजा का हाल होता था। जी, तो राजा को सही सलामत रखना, राजा की उन्नति कराना, ये उनके कुलगुरुओं का काम था। ओके, और कुलगुरु कौन बनते थे? यही ऋषि मुनि बनते थे। जी, तो इन विषयों को खासकर क्षत्रिय वर्ण के लोगों के लिए रचा गया। ओके, एक राजा को उन्नत करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, और उसके द्वारा प्रजापालन अच्छे तरीके से हो। अगर राजा सुरक्षित रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो यही है कि राजा से प्रजा का हित साधने के लिए उन्होंने राजाओं के लिए शास्त्र बनाया, जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है। और इन शास्त्रों को रचते हुए चारों घटकों को उन्होंने स्पर्श जरूर किया है, लेकिन लगभग 95% यानी 95% जो वास्तु के जो नियम हैं वो क्षत्रिय वर्ण के लिए बने हुए हैं। इसलिए
जो 32 प्रवेश द्वारों के एंट्रेंस इफेक्ट है, वास्तु की रचना है, उसके बाद दिशाओं का ज्ञान है, दिशाओं में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, ये जो बात कही गई है ये केवल राजा के महल को रचना करते हुए राजा के लिए कहा गया है। ओके। क्योंकि उसके लिए क्या अनुकूल हो सकता है उसके लिए। लेकिन क्या हो गया, हमारा जो वास्तुशास्त्र आज घड़ी में अलग अलग लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है वो केवल 2 जगह से आया। विश्वकर्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय से 16 दिशाएं उठा ली, कौन सी दिशा में क्या रखना है, और 7वें अध्याय से प्रवेश द्वार के परिणाम उठा लिए और पूरे ग्रंथ को दरकिनार कर दिया, मतलब की चीजें निकाल के उसको पैसे कमाने का माध्यम बना लिया। और मूल शास्त्र में जो शुरुआत में जो मुहूर्त है, जो ज्योतिष का सबसे बड़ा पार्ट है वास्तुशास्त्र में, वो ऐसे ही रह गया। और बीच का वास्तुशास्त्र, पीछे का वास्तुशास्त्र, सब कुछ छोड़ के बस केवल 2 मतलब की चीजें निकाल के, वो भी आधी अधूरी। चलो वो भी समझ के अच्छी तरीके से अगर उन्होंने सीखा होता, समझा होता और लोगों तक पहुंचे तो अलग बात थी। लेकिन उन्होंने उसमें भी गड़बड़ कर दी। उन्होंने 16 दिशाओं का ज्ञान भी गलत रख दिया और 32 दरवाजों के परिणाम। अब सोचने वाली बात, ये प्रश्न या ये जवाब, ये प्रश्न ही मैं अपनी ओर से इस पॉडकास्ट को देखने वाले लाखों लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इस सृष्टि के रचयिता विश्वकर्मा, उन्होंने अपने विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में 32 प्रवेश द्वारों के परिणाम लिखे हैं जी, शुभ अशुभ जो भी है। तो बताइए, 32 दरवाजों का परिणाम बताने वाला इंसान या ऋषि या महात्मा जी, या ज्ञानी 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स नहीं बता सकता था कि 16 दिशाएं क्या काम करती है? तो आपको पता है कि 16 दिशाएं जो है, उनके जो एट्रीब्यूट्स है वो कल्पना पर आधारित है, उसका मूल वास्तुशास्त्र से कोई लेना देना मतलब कहीं है ही नहीं, वो नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही सवाल मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछता हूं तो सोचने लायक होता है उनके लिए कि जिन ऋषियों ने 32 प्रवेश द्वारों के परिणाम लिखे, क्या वो 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स नहीं लिख सकते थे? लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दिशाओं का अपना कुछ है ही नहीं। वास्तुशास्त्र में जो भी लिखा है वो वास्तुपुरुष मंडल पर आधारित है। वास्तुपुरुष मंडल वास्तुपुरुष के सिर की पोजीशन पर आधारित है। तो उन्होंने किसी भी दिशा से किसी भी एट्रीब्यूट को बांधा नहीं, क्योंकि वास्तुपुरुष हिल गया, रोटेट हो गया, तो देवता रोटेट हो गए, और देवता रोटेट हो गए तो दिशाओं के एट्रीब्यूट्स भी बदल जाएंगे। मतलब उन्होंने कॉम्प्लिकेशन की नहीं चीजों की, बड़ा इजी रखा चीज, बहुत इजी रखा है। तो मूल शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको सच पता चलेगा, ना कि झूठ। कमाल की बात है सर। जैसे कि आज के पॉडकास्ट में मेरी तो आंख कान सब खुल गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी दिमाग खुल जाएगा जब आप इसमें सुनेंगे कि एग्जैक्टली वास्तु क्या है और वास्तु क्या काम करता है, या जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो बहुत डिफरेंट था और आज जो सर ने बताया वो बहुत डिफरेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, अगली बार आप किससे मिलना चाहते हैं ये ज़रूर बताइए, और सर से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे सर का भी नंबर होगा, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और इतना ज्ञान हमें देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।